भी चयन बैच में आपकी क्लासेस देखी थी, तो उसमें आप बोलते थे कि डेली क्वेश्चन करो। जी। मतलब 300 क्वेश्चन, 350 हाँ, क्वेश्चन, जी लगा इधर कोई हुआ है। देखना ही नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ लूंगा या मतलब मैं वो हम्म। मैं खुद को मतलब धोखे में रखने वाली बात है कि मैं बस पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने कर दी है आज के सेशन में। मॉर्निंग से बहुत सारे सेशंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ज्ञान की बात और सोची समझी बातें यही हो रही हैं। उस टाइम तो ऐसा लगता था कि 70-80 क्वेश्चन भी पर डे के कर लिए तो पता नहीं कौन सा कोई तीर मार लिया। So, first of all, many congratulations, Mudit, to you also for your family. आपका AIR 44 रहा है मतलब रहा नहीं है ऑब्वियसली। तो कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट के बाद? एक्सपेक्टेड था कि इतना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ मैम, एक्सपेक्टेड था मैम। एक्चुअली क्या कि रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू पे देखा था। तो हम्म। उसमें रैंक मेरी और मतलब मैकेनिकल में 8th रैंक थी, चल रही थी। हम्म। और फिर मेरे को लग गया था वो देख के, फिर आंसर की देख के लग गया था कि हाँ मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट डिपार्टमेंट का जी, था। आपने मुझे अपने मार्क्स पहले भी बताए थे। आपने और दो चार और भी कैंडिडेट से हमें लग रहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बट थोड़ा कट ऑफ हाई गई जिसकी वजह से रिजल्ट में मैकेनिकल में। बट फिर भी ऐसे नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि बहुत से लोग आपको देखेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, तो सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद अपनी कब से कब आपका बीटेक रहा या डिप्लोमा अगर आपने किया है तो, अ, आपकी कितनी रैंक, कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है? मैम मेरा बीटेक 2015 टू 19 बैच था। ओके। और मेरी स्कूलिंग जयपुर से ही हुई है। और हम्म। अभी मेरी रैंक 44 है एसएससी जेई में। और इसके थ्रू मुझे एमईएस फाइनल अलोकेट हुआ है। ओके, तो पीडब्ल्यू में आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया था या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी? मैम पीडब्ल्यू में मेरा चयन बैच था। चेन बैच। जो मतलब पीडब्ल्यू का जो बैच था, टेस्ट सीरीज जी, वगैरह भी आपने दी थी पीडब्ल्यू की? हाँ मैंने टेस्ट सीरीज तो पहले ही ले ली थी। ओके, मतलब उसके बाद फिर जब सीपीटी वन हुआ तो आपको चयन बैच लिया। और कंसर्न ये है सेशन का कि हम बस जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल से हैं उनको गाइड कर पाए, तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आई थिंक आपका काफी लंबा समय रहा है सिलेक्शन का। सो बिल्कुल मैम। हाउ वाज दीज इयर्स, और कैसे आपने अपने आप को इतने लंबे समय के लिए संभाल के रखा और फिर आपका सिलेक्शन हुआ? तो प्लीज अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैम मैंने सबसे पहले मेरा 2020 में ही मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी जेई का। हम्म। तो उसके में मेरा वो मतलब प्रीलिम्स हो गया था। फिर उसके बाद में मेंस डिस्क्रिप्टिव था। तो हाँ। फिर मतलब मेरे को उतना पैटर्न पता नहीं था इसका, मतलब इतना मैंने सीरियस लिया नहीं क्योंकि उस टाइम पर मैं गेट पे फोकस था। तो मैंने मतलब ऐसे ही मैं चला गया था पेपर देने, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी तो उसमें मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। उसके बाद में 2022 में भी मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्वालिफाई। उसमें मेंस में मैंने फिर थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट दिया। मैंने मतलब हम्म। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी, डिस्क्रिप्टिव था पेपर। तो उसके हिसाब से उस टाइम मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, बट फाइनल में नहीं हुआ मेरा। उसके बाद में ठीक। फिर 2023 में मेरा 400 मार्क्स था, 401 मार्क्स थे। तो उसमें भी मुझे लगा कि रह गया इस, बस इस, थोड़े ही इस बार मार्क्स तो से। हो ही जाएगा। बट उसमें भी हम्म। फाइनल। पर हम्म। 2023 में जब 5 जैन 2024 को इसका रिजल्ट आया था, तो उस टाइम पर वो मेरा मतलब डार्क डे था मतलब। क्योंकि मैंने जी, सोचा था कि आई कैन हो ही अंडरस्टैंड। जाएगा, बट बहुत एक्सपेक्टेशन थी। तो उसमें नहीं हुआ। फिर मैं देखा कि अब मतलब क्या किया जाए, मतलब या तो छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन किया जाए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो गई थी, बहुत टाइम हो गया था। फिर बट समहाउ थोड़ा मिला मोटिवेशन, टीचर से भी, यूट्यूब से भी। और दोस्त लोग भी थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं मतलब इतनी पास आ गए हो तो एक अटेम्प्ट तो और बनता है। मतलब लाइन से उस पार ही जाना है, बस बहुत क्लोज हो। बहुत क्लोज। फिर और मैम क्या होता है कि फिर मतलब वो स्टार्टिंग के कुछ दिन ही ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बट एक बार आप उसमें प्रोसेस में आ जाते हो तो फिर तो टाइम कैसे जाता है उसमें पता नहीं चलता। जी जी। और उस टाइम पर क्या था कि लकीली इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ गया था, हाँ। 2024 वाले टाइम इसका। तो फिर तो बस फिर मार्च में 1 महीने डिले हो गया था, फिर मार्च में नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद से तो फिर लग ही गया मैं उसमें। फिर टाइम का पता नहीं चला कि फिर कैसे गया टाइम। मुदित, आपकी तरह आपने जो अपनी जर्नी बताई, आई एम इन टच विद सो मेनी स्टूडेंट्स इस साल जो 410 तक मार्क्स हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो दे आर वेरी डिमोटिवेटेड। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो मैं आपकी पूछूंगी ही, लेकिन अभी उन बच्चों को कैसे, मतलब मैं अभी सबको यही समझा रही हूँ, भैया अभी आरआरबी चाहिए, आपको पूरे साल रिपीट नहीं करना है। कुछ पीएसयूज भी हैं इस साल, बट
आप उन्हें कैसे कहेंगे कि एक बार और लग जाओ? जैसे आपने मैम बोला आपके फ्रेंड्स थे, आपके सीनियर्स थे, टीचर्स थे, आपको गाइड किए। प्लीज़ थोड़ा-सा उन स्टूडेंट को भी साहस देने के लिए कि क्या आगे अभी कंटिन्यू करें, क्योंकि डिमोटिवेशन तो है मैकेनिकल में इस वक़्त, बट ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं हैं। आरआरबीजे में 2000 सीटें हैं मैकेनिकल की, और भी अभी एचपीसी में आ गया है, बीएचईएल में आ गया है, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बट द थिंग इज़ अभी इस वक़्त अगर कोई हिम्मत हारेगा और 410 नंबर, अगर 409 नंबर 410 हैं और छोड़ देगा, तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज़ रह करके, जैसे आपने बोला आप बहुत क्लोज़ हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को या ऐसे मैम स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मतलब अभी आरआरबी जेईई का है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है। तो को बड़ी? ये तो मतलब माइंड में जो भी मतलब बहुत लाइन के क्लोज हैं जो फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो हुँ, उनको हुँ, ये तो माइंड में लाना ही नहीं है कि भाई नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि उनके लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आरआरबी जेईई ही है। सही बात है। वो मतलब अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली शायद उसका सीवीटी अच्छा। 2 हो जाएगा, तो जी। उनको इसमें लगना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भी जो लोग इसमें नहीं हो पाएँगे, उनको मतलब ये सोचना चाहिए कि मतलब अगर वो इतना क्लोज़ आ गए हैं मतलब 410, 409, 405 तक भी, तो उनका मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा। बट एक अटेम्प्ट और लगेगा उनको, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक अटेम्प्ट और। बट ये श्योर है कि मतलब हो जाएगा अगर वो मतलब पूरी शिद्दत से वापस उस प्रोसेस में चले जाते हैं। क्योंकि मैम 410 मार्क्स लाना ईज़ी नहीं है। या अब ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। वो बस थोड़ा ये है कि वैकेंसी कम रही और वो नॉर्मलाइजेशन में हो गया, तो उसका नहीं कर सकते अपन। एक दो क्वेश्चन का ही डिफरेंस है कि वो सिलेक्शन से बाहर हुए। तो हुँ, उनको हुँ। सबसे पहले तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई नहीं होगा, क्योंकि एक साल पहले मैं सेम इसी सिचुएशन में था जिसमें वो आज लोग हैं। तो अगर मैंने उसको कर लिया, मतलब वहां से मैं मूव आउट हो गया, तो वो सब भी कर सकते हैं। बट जरूरत है कि थोड़ा मोटिवेशन उनको मिले, और मतलब हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस एक बार उस प्रोसेस में आ जाए वो, हुँ, उसमें हुँ। मतलब 1 महीना उनको लगेगा, बट वो उस प्रोसेस में आने के बाद तो फिर टाइम कैसे जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा। जी। बाकी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा समय इस फील्ड में बिताया है, तो क्या मिस्टेक्स आपकी रही या आपने क्या सीखा, और उसके हिसाब से क्या प्रिपरेशन परफेक्ट एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आप बना पाएँगे कि अब जो स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं, फ्रेशर भी एंड देन जो रिपीट कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स? मैम परफेक्ट स्ट्रेटजी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैं मेरा बता दूंगा जो मैंने हुँ। किया। ऑफ कोर्स सबसे वही पहले है मैम, परफेक्ट। जो आपने किया है ना वही परफेक्ट है। जिस चीज़ से सिलेक्शन होता है ना वो नियरिंग टू परफेक्ट है। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट परफेक्ट तो हो नहीं सकता, पर जी आप मैम, काफ़ी नियर हैं। जी। बट मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो मतलब आप भी चयन बैच में आपकी क्लासेस देखी थी, तो उसमें आप बोलते थे कि डेली क्वेश्चन करो, जी। मतलब 300 क्वेश्चन, 350 हाँ। क्वेश्चन। तो मैम सबसे जो मुझे लगता है कि मतलब मुझे इतना टाइम लगा तो नहीं लगना चाहिए था, उसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये रहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया मैंने। हुँ, हुँ। मतलब 2020 में फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में 2 साल तो मैं बस थ्योरी पढ़ पढ़ के मतलब एग्जाम सेंटर पे चला जाता था। तो ओह! वहां पर फिर कुछ होता नहीं था, मतलब वो मतलब हुँ, क्वेश्चन थे हुँ। तो वो मतलब टाइम भी, मतलब टाइम से बाद में मतलब टाइम बचता ही नहीं था, क्वेश्चन मतलब रह जाते थे, टाइम भी खत्म हो जाता था। हुँ, तो हुँ। उसके बाद में मेरे को मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डेली के, मतलब 150 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद में तुमको लगेगा कि हाँ अब ठीक है। हुँ, तो हुँ। मैम फिर मैंने 2022 से वो स्ट्रेटेजी फॉलो करी करी। पर स्टार्टिंग में तो क्या था कि हो ही नहीं पाते थे क्वेश्चन। नहीं हो 70 80 क्वेश्चन में ढेर हो जाते थे मतलब पूरे दिन। और उस टाइम तो ऐसा लगता था कि 70 80 क्वेश्चन भी पर डे के कर लिए तो पता नहीं कौन सा कोई तीर मार लिया। तो वो ऐसा लगता था कि भाई आज तो बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा आराम करेंगे। बढ़िया होता है। तो उसके बाद में मैम फिर धीरे धीरे इसको मतलब हैबिट में लाया 2023 में। मतलब मैंने सब मतलब बहुत मतलब सर्वस्व एक तरीके से झोंक दिया था कि इस बार तो मतलब होगा ही सिलेक्शन। हाँ। तो 2023 में मैंने ये टेक्निक अपनाई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हुँ। थ्योरी तो मतलब लिमिटेड है। आप थ्योरी में मतलब वो उसको इतना प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। एक ही एक चीज़ को आप कितने मतलब 3 4 साल से पढ़ते आ रहे हो, तो और कितना पढ़ोगे उसको। मतलब वो पेजेस भी गल गए पूरे, बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दे हमको बिल्कुल। तो उसके बाद 2023 में मैंने फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हुँ। थ्योरी मतलब बहुत, मतलब दिन में 1 2 घंटा थ्योरी, बाकी का मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हाँ टेस्ट सीरीज। हुँ, हुँ। मतलब जब नोटिफिकेशन आया था एसएससी का, जेई का, तो उस दिन से ही मैंने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज तो मतलब ऑलमोस्ट पर डे मतलब 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन में लगा लेता था। उसके अलावा फिर वही टेस्ट वही। सीरीज भी देता हाँ। था। क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मतलब
क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होता है ना ऑब्वियसली। उसके बाद जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो सबसे बड़ा पार्ट है। वो मैम एनालिसिस करना और क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट कर लेना, वो कैसा रहा आपका? कैसा था आपका सिस्टम? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था कि जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट गो में हो रहे हैं तो उनको तो करना ही नहीं है, वो तो मतलब बहुत वो बिल्कुल। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन फर्स्ट गो में हो गए तो वो एग्जाम में भी आपसे हो जाएंगे, उस पर आपको हुँ, माइंड नहीं लगाना। बट जो क्वेश्चन मतलब जैसे मैंने पर डे के मैंने मान लो कि 2 घंटे के स्लॉट में मैंने 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन लगाए थ्योरी, हुँ, तो उसमें मैं ये देखता था कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसमें मैंने हुँ, उसको स्टार मार्क करते गोला मार के मैं आगे बढ़ जाता था। हुँ, 2 घंटे के बाद में एक स्लॉट के बाद में मैं 2 घंटे के बाद में ब्रेक लेता था। तो 2 घंटे के ब्रेक लेने के बाद में उस क्वेश्चन को मैं देखता था कि भाई इसमें क्या है और मैंने क्या पढ़ा है और मेरे से कोई क्यों नहीं हो पाया, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्यों क्वेश्चन नहीं हो पाया। वो उसको स्टार मार्क करता था। फिर बार बार मतलब जैसे अब अगली बार इस सब्जेक्ट का मेरे को रिवीजन करना है तो बस मैं वही क्वेश्चन करूंगा बार बार। हुँ। तो मतलब ऐसे फिर मैंने यूथ जो मैंने सॉल्व करी थी हाँ, यूथ की आईसीटी। ए और जेई की बुक, उसमें बस मैंने यही फॉलो किया। मैंने ए और जेई की बुक एक बार लगा ली थी हुँ, हुँ, 2022 के टाइम पे, 23 में भी लगा ली थी वापस। हुँ, लेकिन 23 के बाद में अभी जो 24 वाला अटेम्प्ट था उसमें बस मैंने वही किया जो क्वेश्चन रेड मार्क थे या मेरे से मतलब गोले मारे हुए क्वेश्चन थे, बार हुँ। बार बस उन्हीं को किया। तो फाइनली अल्टीमेटली एक स्टेज ये आ गई थी कि वो याद ही हो गए थे क्वेश्चन। फिर उसमें तभी मतलब कि सिलेक्शन होता है बेसिकली। बिल्कुल, तो और फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज़, तो हुँ, टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि वही उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन मेरे को मिल जाते थे। तो हुँ। वहाँ से फिर वो और ज़्यादा मतलब मतलब बनता रहा, मतलब वो बिल्ट अप होती रही चीज़ें। तो फिर कॉन्फिडेंस भी आता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और टेस्ट सीरीज़ भी आपने कैसे, मतलब किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ लगाई? डेली टेस्ट लगाया या कब से फुल टेस्ट लगाना शुरू किया? कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू हुआ? वो भी एक बहुत बड़ा गाइडेंस का पार्ट है बच्चों के लिए, जो कि नहीं पता कर पाते हैं कि भई कब से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें भी आप गाइड करिए। मैम टेस्ट सीरीज़ तो इसमें तो मतलब अपन 2 केस देख लेते हैं कि एक तो मतलब जो बंदे रिपीट कर रहे हैं, जो मतलब हुँ, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, बट हुँ, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और दूसरा ये कि जो बच्चे अभी मतलब प्रिपरे उसमें सिलेबस कंप्लीशन मोड में ही हैं, जिनकी हुँ, रेगुलर सुबह मॉर्निंग में क्लासेस चल रही है और फिर वो मतलब कोप अप कर रहे हैं। तो इसमें मैम सबसे पहले जो बच्चे फ्रेशर हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप मेजर फ़ोकस इस पे मत रखो कि सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज़ लेके बैठूँगा। आप हुँ, जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, जैसे मान लो कि थर्मोडायनामिक्स है, अब थर्मोडायनामिक्स आपका 5-7 दिन में 1 वीक में कंप्लीट हो गया। तो थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद मतलब 8th डे, मतलब सा शुरू के 7 डेज़ में सब्जेक्ट कंप्लीट, और 8th डे में आप उसके रिवीजन करो उस पूरे सब्जेक्ट का, और उसमें उसके बाद टेस्ट लगा लो। हुँ, तो ऐसे मतलब जैसे-जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहेगा, वैसे-वैसे आपके टेस्ट आप लगाते रहो सब्जेक्ट वाइज़। और जैसे मतलब 3-4 सब्जेक्ट हो गए, जैसे अपने एसएससी, जेईई में थर्मल इंजीनियरिंग का मेजर पोर्शन है। तो जी। थर्मल इंजीनियरिंग के अगर आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए तो फिर उनके सेक्शनल टेस्ट लगा लो। जैसे आपके मान लो कि 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, थर्मोडायनामिक्स, आरएसी, पावर प्लांट, हुँ, तो हुँ, उन सब्जेक्ट का सेक्शनल लगा लो उसके बाद। हुँ, सब्जेक्ट वाइज़ तो चल ही रहा है, उसके अलावा एक सेक्शनल भी। तो जैसे-जैसे सब्जेक्ट आपके बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट खत्म होते रहेंगे और सेक्शनल भी खत्म होते रहेंगे। तो जब हुँ। आपका इन द एंड फाइनल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पे आप देखोगे कि भाई टेस्ट खत्म हो चुके हैं सारे। फुल लेंथ टेस्ट बचेंगे, वो फिर आप मतलब जैसे-जैसे रिवीजन करोगे वैसे-वैसे आप लगाते रहो। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी और स्ट्रैटेजी है। रिपीटर को हुँ, और मैम रिपीटर को तो क्या करना है, रिपीटर को तो भाई टेस्ट ही लगाना है। टेस्ट ही लगाओ। रिपीटर को ये देखना ही नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ लूँगा या मतलब मैं हुँ, खुद को मतलब धोखे में रखने वाली बात है कि मैं बस पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। उससे वो मतलब एग्ज़ाम में वो नहीं कर पाएगा, सिलेक्शन उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मतलब वो अप्रोच बनती है कि एग्ज़ाम में आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। मतलब जी, रिपीटर को तो टेस्ट लगाना ही है, वो तो मस्ट है। वो मस्ट है। अच्छा, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या? क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब आप क्लास कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, तो एक एवरेज मार्क तो आ जाते हैं। पर असली इंसान का तेल तभी निकलता है जब वो एवरेज से आपको ऊपर उठना है। उसमें एक्यूरेसी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देन हाउ डू यू थिंक दैट एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए? एक व्यक्ति मैम एक्यूरेसी को सबसे बढ़ा सके? इसमें मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्यूरेसी आपकी तभी बढ़ेगी, और मार्क्स जो मतलब एक एक लेवल एक मतलब एक टाइम होता है जब आपके मार्क्स कंसिस्टेंट हो जाते हैं, हाँ, मतलब आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे भाई, क्योंकि बढ़ ही नहीं पा रहे आपको हैं। समझ में नहीं आता कि मतलब क्या हुँ, चल रहा हुँ, है। हुँ, हुँ। उससे क्या है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे और पढ़ सब लिया है फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ पा एग्ज़ैक्टली, रहे। बट बिल्कुल। मैम उसका मैंने मतलब मेरे सीनियर ने मेरे को इसका एक बताया था कि भाई ऐसे करो आप, उन्होंने बताया कि आप ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे टेस्ट का। अगर आप टेस्ट का जैसे मान लो आपकी टेस्ट में
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस हम्म थे, तो हम्म 20 क्वेश्चन में से आपके मान लो कि 12-13 क्वेश्चन सही हो गए, बाकी 7-8 गलत हो गए। तो हम्म 7-8 जो आपके गलत हो गए, आप उसको छोड़ देते हो, हाँ क्योंकि वो लेज़ीनेस के कारण बंदे को लगता है कि ठीक है भई, अपने 12-13 क्वेश्चन तो कर ही लिए, अब तो 7 तो वैसे भी हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मैम वो 7 क्वेश्चन का एनालिसिस प्रॉपर जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं टेस्ट में। हम्म ये मतलब बिल्कुल डैम श्योर, मतलब ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है बात। और हम्म 2022 और 2023 में मेरे साथ में यही दिक्कत थी। मतलब हम्म एक लेवल, मतलब प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो 140 135 के बाद बढ़ ही नहीं रहे थे नंबर। हाँ तो फिर अटक रहे थे। ये मैंने फिर ये स्ट्रेटजी फॉलो की कि प्रॉपर एनालिसिस किया। अच्छा, प्रॉपर एनालिसिस मैंने ऐसे किया कि जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए, उसमें मैं बुक मार्क लगा के वो सेलेक्ट कर लेता था कि ये क्वेश्चन गलत हुए। उसमें फिर हम्म वही क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखता था, और वो एक्सप्लेनेशन में क्या कि मैं नो मेरे कॉपी में ऐड कर लेता था। मैंने एक अलग से कॉपी बना रखी थी, तो हम्म उसमें वो पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन जो मेरे को लगता था कि हाँ ये सब है, इससे मतलब बेस बन सकता है, जो नई चीज जो मेरे को मिली टेस्ट में, उस हम्म कॉपी में वो सब लिख लेता था। और वीकेंड मतलब सैटरडे संडे को जब मैं टेस्ट नहीं देता था, तो उस टाइम पे बस वो कॉपी पढ़ता था। कॉपी करता था। तो फिर ऐसे क्या हुआ कि मतलब अब एक लिमिट लेवल है ना, बढ़ता गया। मैम एक लिमिट है ना, इससे बाहर तो मतलब जाएगी नहीं चीजें। जाएगा ही तो नहीं। वो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 15-20 टेस्ट हैं, तो 15-20 टेस्ट में वो हॉलिस्टिकली पूरी कवर हो जाती है चीजें। बस आप हम्म कॉपी पढ़ो, उसके बाद में आप दुनिया का कोई भी टेस्ट लगा लो, फिर आपको कोई मार्क्स और एक्यूरेसी पे तो सोचने की बात ही नहीं फिर आपको। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने कर दी है आज के सेशन में। मॉर्निंग से बहुत सारे सेशंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ज्ञान की बात और सोची समझी बातें यही हो रही हैं। अ, मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे आपने पेपर दिया है, आपको क्या लगा कि रिपीटेड कितना परसेंट पेपर था जेईई का? क्योंकि मेरे हिसाब से, मुझे मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ कि 50% तो पेपर मेरे हिसाब से रिपीटेड ही आता है। वो हमेशा से आता आया है। अब आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आपको पेपर सॉल्व करते वक़्त कैसा लगा कि ये क्वेश्चन पहले कर रखा था या नहीं कर रखा था? क्योंकि जब मैम क्वेश्चन याद हो जाते हैं, तो पता भी रहता है ये यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है। कैसा लग रहा है? मतलब एसएससी जेईई जो इस बार आपने दिया, क्या लग रहा है कि कितना परसेंट वो पहले से ही किया हुआ था वो? मैम सीबीटी 1 तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था इस बार। ओके। मतलब सीबीटी 1 के लिए तो आपको वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती थी, वो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई पढ़ के जाता होगा, क्योंकि इतना सिलेबस लेकिन है फिर तो भी वो। कट ऑफ तो आप देखो ना, सीबीटी 1 का भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम चला गया, 100 नंबर चला गया। मैम उसका रीजन ये है कि जीके और रीजनिंग मतलब बहुत दिया मतलब बिलो एवरेज बोल सकते हैं उनको, कि वो ठीक है। मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से इस बार की जीके और हुँ, रीजनिंग उतनी डिफिकल्ट नहीं थी, तो उसमें मार्क्स स्कोर किए हैं बच्चों ने। हुँ, दूसरी बात ये कि टेक्निकल में ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पूरा ही बहुत ही पता नहीं क्या दे दिया था, पर कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब बहुत आउट ऑफ बॉक्स थे। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है कि उसमें इसके उसकी कंप्रेसर की चोकिंग लिमिट सर्जिंग हाँ, वाला एक क्वेश्चन आया था, मास डेटा वाला। बेस्ड क्वेश्चन थे बेसिकली। बिल्कुल, तो मैम वो मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है कि वो पता नहीं वो लगता भी नहीं कि कोई पढ़ के जाएगा, वो मतलब पढ़ बहुत के जाओ। अजीब से एब्रप्ट क्वेश्चन होते हैं वो। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चन थे, और बाउंड्री लेयर से भी क्वेश्चन थे, तो वो बहुत बड़े मतलब सीबीटी 1 का पेपर पैटर्न टेक्निकल का बहुत अच्छा था इस बार। हुँ, और सीबीटी 2 में कैसा लगा? सीबीटी 2 में मैम, सीबीटी 2 में तो प्रैक्टिस ही इतनी हो गई थी कि मतलब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये मतलब पेपर दिया है, क्योंकि मेरा पेपर 45 मिनट में कंप्लीट हो गया था सीबीटी 2 का। तो मैं ओके। खुद शॉक्ड हो गया था कि भाई ये मतलब इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो मैंने हुँ, 2-3 बार हुँ। वापस उसको रिवाइज़ कर लिया, पर कुछ सिली मिस्टेक्स तो रह ही जाती है, फिर भी तो रह गई थी। कितना लेकिन परसेंट सिली मिस्टेक रह गई थी? हाँ, फिर भी मैम रह जाती है वो तो, मतलब रह जाती एग्ज़ाम है। हॉल में आपका माइंड। 0 नहीं हो सकती हैं। जी, बिल्कुल। 0 नहीं हो मैम सकती। रिपीटेड तो एज़ सच तो रिपीटेड क्वेश्चन तो एज़ इट इज़ नहीं आएगा, बट वो जो अप्रोच होती है ना, जो मतलब वो तो सेम ही रहती है, हर साल वही अप्रोच ही आएगी, वो अप्रोच ही आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। मुदित, मैं आपसे इस सेशन में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने जो अपने लिए वो एक कॉपी बनाई है, आप बोल रहे हैं उसमें सब कुछ लिख लेता था, सैटरडे संडे रिवीजन करता था। अगर उसका पीडीएफ बना करके आप शेयर कर पाएँगे अपने नाम के साथ ही, तो मैं ग्रुप में उसको शेयर करूँगी, ताकि सारे स्टूडेंट्स को एक रेफरेंस मिल सके कि हाँ भई, ऐसे आपको बनाना है और इस तरीके से आपको करना है। तो बिल्कुल उससे मैम। क्या होगा कि कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगी किसी से, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप उसी को ही पढ़ें, बट वो एक रेफरेंस की तरह काम करेगा कि भई ऐसे बनाना है और इस तरीके से आपका ये चेंज होगा। जो मार्क्स हैं वो बेसिकली जो स्टक हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर बेसिकली मेन पड़ता है। जो एवरेज है, जो पढ़ा है उससे एवरेज मार्क्स आ जाते हैं डेफिनिटली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड से कि अगर अभी आपको आरआरबी जेईई देना हो इस स्थिति में, तो 1 महीने अभी क्या आप करोगे? मैम अब 1 महीने में तो ओनली टेस्ट सीरीज़ ओनली टेस्ट सीरीज़। और
जो मतलब जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं जो करूँगा। गलत और किए थे। डेली, हाँ, और डेली के मतलब 1-2 घंटे थ्योरी हम्म। रिवीजन, बस और कुछ नहीं। थ्योरी रिवीजन में भी कैसे आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट उठा करके पथन्ने की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, या उसमें वो पार्ट जो नहीं बनता है या गलत हो रहा है या बार बार भूल जाता है वो पार्ट को रिवीजन करना, या शॉर्ट नोट से रिवीजन करना, कैसे? मैम सबसे पहले तो जो मेरा गलत होता है ना टेस्ट में, जैसे हर सब्जेक्ट हम्म। के डार्क एरियाज रहते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मेरा अनस्टेडी स्टेट वाला तो अभी तक ही डार्क एरिया है। तो उसमें वो मैं बार बार पढ़ता हूँ वो चीज़ जो मैं भूल रहा ओके। हूँ। जैसे कोई टेस्ट में दिया तो मैं भूल गया चीज़ कि मेरे को याद ही हम्म। नहीं आ रही। तो जब उस सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करूंगा तो वो सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़ूंगा मैं, जो मैं टेस्ट में भूल गया। पूरा सब्जेक्ट उठाने की बात है तो मैं पूरा सब्जेक्ट तो मैं नहीं उठाता था हर रिवीजन में। मेरा हम्म। मेन रहता था कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, और शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद में जो आपका डार्क एरिया है सब्जेक्ट का, उसको वापस एक बार गो थ्रू कर लो प्रॉपर नोट्स कॉपी से, बस मतलब। ओके। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ मैम, बिल्कुल बनाए थे। अपने शॉर्ट नोट्स का भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर पाएंगे, अपना नाम उसमें डालिएगा, अपनी रैंक जरूर डालिएगा। वो एक रेफरेंस की तरह है। मैं अगेन इस वीडियो में कह देना चाहती हूँ, जो भी लोग उस शॉर्ट नोट्स को देखें, उससे पढ़ना नहीं है आपको, बट एक रेफरेंस मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं और इस तरीके से। बिकॉज शॉर्ट नोट से आपका जो रिवीजन का स्पैन है, जो टाइम है, वो काफी कम हो जाता है। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और हर व्यक्ति के अपने स्वयं के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हों। और होते ही हैं, आप कितने भी सेलेक्ट हो जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, शॉर्ट नोट्स हमेशा ही ऐसा रहता है कि हाँ, ये मेरे इतने सालों की मेहनत है जो एक कॉपी में समाई हुई है। वो ऑब्वियसली आप उसको एक अपनी प्रिपरेशन में उसको डालेंगे तो उससे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बिल्कुल तो मैम। मुदित, लास्ट में बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज। लास्ट में, और अगर आप एंड में कुछ भी कहना चाहते हैं कैंडिडेट्स को जो कि अब आरआरबी जे या अभी पीएसयू के एग्जाम हैं और जो नेक्स्ट ईयर देंगे, उनको लास्ट में कुछ कुछ शब्दों में एनलाइटन करिए। मैम बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि नहीं फर्क पड़ता कि आपकी मतलब कितनी लंबी जर्नी है और कब कर जी। रहे हो या कहाँ से आए नहीं, हो आप। नहीं बट डिपेंड। मैटर ये करता है कि आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली। आपका मतलब 1 साल आप ये करके देख लो, ये मतलब आपके हम्म। मिरेकल की जैसे काम करेगा लाइफ में। मतलब डेली जी। के 300 350 क्वेश्चन, और किसी से मतलब ज्यादा बातचीत नहीं, मतलब वो एंट्रोपी हाँ। एंट्रोपी हाँ नहीं हाँ। बढ़ानी चाहिए। तो एंट्रोपी बढ़ानी ताकि चाहिए। आप, हाँ, अपने में मतलब एक प्राइवेट लाइफ आप जियो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। मतलब डेली के हम्म। 300 350 क्वेश्चन करने के बाद में फिर ऐसा होगा कि फिर रात को नींद भी नहीं आती कभी कभी, तो कि भाई आज तो मतलब 400 दिमाग में क्वेश्चन कर क्वेश्चंस दिए। चलते हैं। हाँ, मतलब आज तो ये खुशी हो जाती है कि भाई अब तो कौन ही है, मतलब इंडिया में तो कौन ही बच्चा कर रहा होगा इतना। तो ऐसे आपको मतलब छोटी छोटी चीजें आपको मतलब मोटिवेटेड रखेगी ड्यूरिंग हम्म। स्पेन। तो बस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेरा फोकस है अब तो। मतलब जो भी मेरे को कॉल आ रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो भाई। अगर आपने थ्योरी, क्योंकि थ्योरी एक पॉइंट के बाद आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। सिर्फ सवाल क्वेश्चन ही है प्रैक्टिस, जो। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है मैम। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस यही दो चीज हैं जो, क्योंकि सिलेबस तो मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति आ रहा है और कहीं से क्लासेस ले रहा है, सिलेबस तो वो कर ही लेता है। थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो रह जाएगा। अब जो बिल्कुल सिलेबस ही नहीं कर रहा है, उसका तो वैसे भी वो कंपटीशन से पहले ही बाहर है, उनकी तो बात ही नहीं होगी। अब पता चला बिल्कुल कि 50 घंटे के लेक्चर हैं और आप उसको 25 घंटे ही कर रहे हो, बीच बीच के खा गए, तो वैसे भी आप कंपटीशन से बाहर हैं। बट जो लोग एटलीस्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसके बाद की जो स्थिति है वो यही है जो आपने बेसिकली बताई। बिल्कुल मैम। तो ठीक है मुदित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे आज। एंड सुबह से मैंने बहुत लोगों से बात करी है, एंड साल में, पूरे ईयर में हमें ये एक दो मौके मिलते हैं जब रिजल्ट आता है और हमें बात बिल्कुल करने का मौका मिलता है। बाकी आपसे बिल्कुल मेरी वो भी बात हुई थी कि भाई अनफेयर हो रहा है सारी सारी चीजें, उसमें भी बिल्कुल हमने ये रिजल्ट निकाला कि अभी उस चीज का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल हमारे जो सामने है उस चीज को कर लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल आरआरबी जेई है। बिल्कुल के मैम। अलावा भी अगर कुछ भी लगता है तो उसके लिए भी हम सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड विद ईच एंड एवरी वन। हमारा टारगेट यही है कि गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, वो सब वैरी करता रहता है हर साल। अब लास्ट बिल्कुल ईयर इतने सारे स्टूडेंट्स थे ना, मतलब सीपीडब्ल्यूडी की तो लाइन लगी हुई थी, और इस बार थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो गया है। बट चीजें चल रही हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार मैकेनिकल में आरआरबी जेई में बहुत अच्छा रिजल्ट आए, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर। अब आप आरआरबी जेई का एग्जाम देने जाएंगे मुदित? अगर आप मैम हाँ अभी कहेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बातें लोग बोलेंगे। नहीं नहीं मैम, अब तो ये तो एग्जाम नहीं देंगे। चलिए, एक सीट बचेगी हमारी।
स्टूडेंट्स के लिए। और आपको वैसे डिपार्टमेंट भी एमईएस का डिपार्टमेंट अपने वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। सीपीडब्ल्यू भी सही अच्छा है, और मुझे तो सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस में अगर आप पूछेंगे तो एक डिसिप्लिन लाइफ तो एमईएस में ही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां पर उसका ऑरा ही अलग है। सीपीडब्ल्यूडी में पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, तो लोग थोड़ा ऊपर नीचे सोचते रहते हैं कि हाँ आप जॉब से भी बाहर चीजें कर रहे हो, पर एमईएस में आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू थैंक यू यू मैम, एंड थैंक यू योर सो मच। फैमिली, एंड मेनी मेनी मोर सक्सेस अहेड। आगे भी थैंक आपने बीटेक कर रखा है, ईएससी करेंगे, गेट करेंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं, मेनी मेनी मोर सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।